सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है उसको आप लोग बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे और साथ साथ में अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को भी कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस, है ना। अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं और साथ साथ में आपको जीके से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो जिसको भी करंट अफेयर की ज़रूरत है या जीके की ज़रूरत है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियोस को ज़रूर देखें और देख कर न केवल देखें बल्कि देखने के बाद इनके नोट्स वगैरह भी बनाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो की यदि हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में अगर आप बात करें तो आज करंट अफेयर्स में आपके सबसे पहली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी आई है डिक्लाइन इन स्टोरेज ऑफ डॉलर। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें आपको बताया, मैंने कल बताया था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग एक साल तक सोना न खरीदने के लिए बोला है और साथ साथ में ये भी बोला था कि आप विदेशी यात्राओं पर ना जाएं। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके भारतीय बाजार है, भारतीय इकोनॉमी है, उसमें हलचल बहुत ज़्यादा देखी गई। पश्चिमी एशिया संकट के प्रभाव से जूझ रहे भारत का गिरता और इससे क्या हुआ, इससे जो आपका विदेशी मुद्रा है यानी जो आपके स्टोरेज ऑफ डॉलर है, यानी जो आपका फॉरेन करेंसी का जो स्टोरेज है वो लगातार उसमें कटौती हमें देखने को मिल रही है। और इस बीच में श्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐलान कि आप सोने का खरीदारी ना करें और ये सब प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें आपके कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 38 अरब डॉलर की कमी आई है। ठीक है, युद्ध जब आपका ईरान इजराइल का जो युद्ध है उसका शुरू हुआ तो उसके बाद में भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी स्टोरेज ऑफ डॉलर है वो कितना, लगभग 38 अरब डॉलर की कमी आई है। ठीक है, 38 अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि जो आपका फॉरेन आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है और इससे जो आपका इम्पोर्ट हो रहा था वो इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पहुँचा है। पीएम के बयान, नरेंद्र मोदी जी का जो कल का बयान था और जो फिलहाल ईरान और अमेरिका में जो युद्ध का जो आपको माहौल चल रहा है उसमें यदि हम लोग बात करें उसके होने से सेंसेक्स एट प्रेजेंट में जो सेंसेक्स की बात करें वो लगभग 1312.91 यानी लगभग 1.70% की गिरावट के साथ में आज आपका जो है वो ख़त्म हुआ। और बाजारी पूंजी की बात करें तो बाजारी पूंजी में भी यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में भी 6 लाख करोड़ रुपए की कमी देखी गई। कितनी? 6 लाख करोड़ रुपए की कमी देखी गई। ठीक है, तो भाई आप लोग ये ध्यान दें कि बाद में जो मोदी के बयान उस पर सरकार ने अपनी सफाई वगैरह दी, पर कहीं ना कहीं जो भी आपके नरेंद्र मोदी ने बयान दिया उसका हमें आपके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो कच्चे तेल की, है ना, किसकी बात करें, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल की यदि हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल के 2025 से 26 में जो आयात मूल्य मतलब इम्पोर्ट कॉस्ट है वो लगभग कितना है, 135। ठीक है, कितना है, 135। यानी जो आपका कुल इंपोर्ट है उसका लगभग कितना है, लगभग उसका 17.4% है। कितना है, 17.4%। क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है टोटल इंपोर्ट का 17.4%। इसमें यदि आप 20% कटौती कर देते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो लगभग आप 27 अरब डॉलर को बचा पाएंगे। कितने को, 27 अरब डॉलर को बचा पाएंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरी तरफ बात करें सोने का जो बोला गया कि एक साल तक ना खरीदें, तो उसके लिए अगर बात करें तो 2025 से लेकर 26 में जो इंपोर्ट कॉस्ट आई है वो आया है 72। यानी जो टोटल इंपोर्ट है उसका लगभग 9.3% है और इसमें भी यदि आप 20% कटौती करते हैं तो ये लगभग आपका 14.4 अरब डॉलर की आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 14.4 डॉलर की बचत हो जाएगी। वहीं उर्वरक की बात करें तो आपका 14.5 है यानी कि 1.9% है, तो इससे आप 2.90 अरब डॉलर बचा सकते हैं। वहीं से हम खाद्य तेल की बात करें तो खाद्य तेल लगभग 2.50% कुल आयात का एट प्रेजेंट में है। अगर उसमें यदि 20% कटौती करते हैं तो लगभग 3.90 अरब डॉलर आप बचा सकते हैं। और विदेशी यात्रा जो कि आपका नरेंद्र मोदी जी ने मना किया है विदेशी यात्रा करने से, उसमें यदि हम लोग बात करें तो उसमें एट प्रेजेंट में आपका जो इम्पोर्ट है वो है आपका 15.8 जो कि लगभग 2.04%। इससे खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
क्योंकि 2.04% ही है। और यदि आप इसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो 15.08 अरब डॉलर को आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ आपके डाटाज वगैरह हैं, डाटाज को भी नोट करिएगा। और उन्होंने कहा कि लगभग मोदी जी का कहना ये था, जो आपको श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका ये कहना था कि जब यदि आपने कच्चा तेल और सोना वगैरह जो विदेश से आता है इस पर यदि आपने नियंत्रण रखा तो लगभग 63 अरब डॉलर की हम लोग बचत कर सकते हैं। और अभी तक एट प्रेजेंट में लगभग 775 अरब डॉलर कुल आयात का खर्च होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कच्चा तेल हो गया, सोना हो गया, उर्वरक हो गया, खाद्य तेल हो गया, विदेशी यात्रा हो गया, इसमें लगभग 33.10 टोटल इंपोर्ट का जो है खर्चा आता है, यानी कि 256.5 अरब करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो आपका बयान था, जो आपका नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी, उसमें यही बताया गया कि किस तरीके से आप जो सोना की कटौती कर सकते हैं, सोने का आप कम खरीदारी कर सकते हैं, पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। तो उनका ये कहीं ना कहीं डाटा एनालिसिस आपका किया गया, पर इसका कहीं ना कहीं आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन देखी गई और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो इम्पैक्ट वो देखने को मिलता है। चलिए आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो सोमनाथ अमृत महोत्सव, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के हिसाब से बात करें। सोमनाथ अमृत महोत्सव तो जैसा नाम से ही पता है कहाँ पर हो रहा है, सोमनाथ में। सोमनाथ की बात करें तो सोमनाथ इज़ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, है ना, प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और इसका लगभग सोमनाथ मंदिर का लगभग 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और उसी 75 ईयर्स के कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ अमृत महोत्सव आपका मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्र संकल्प का संदेश देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। जब राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है तो कोई भी दबाव हमारे संकल्प को डिगा नहीं सकता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सोमनाथ अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया, 75 ईयर कंप्लीट होने पर। और फर्स्ट ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है, सोमनाथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वन केस वन डाटा, ये आज की न्यूज़ है आपकी। वन केस वन डाटा की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके हुआ क्या कि जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में आपके एक नई पहल लाई गई, जो कि इसमें बोला गया कि जो आपका सबसे पहला जो आपका होता है क्या, हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, DC, SCDC, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आता है तहसील कोर्ट। ठीक है, तहसील कोर्ट। तो उन्होंने इसको इस वन केस वन डाटा के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो आपका हाई कोर्ट है, जिला अदालत है और तहसील स्तर की अदालतें हैं, इनका जो केस डाटा है, केस डाटा, इन सब को डाटा को एक साथ जोड़कर आधुनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी। यानी इन सब डाटा को एक साथ जोड़कर एक ही केस के रूप में इनको प्रेजेंट किया जाएगा। यानी इन सब के जो जितने भी केस वगैरह हैं उन सब का डाटा वगैरह जोड़कर एक केस के रूप में, एक जजमेंट के रूप में, एक सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इन तीनों के केस की जो सुनवाई है वो करेगी। यानी कि जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो आपका तहसील कोर्ट है, उन तीनों का जो भी आपका डिसीजन, जो भी केसेस वगैरह वहाँ पेंडिंग हैं, उनका डाटा को कलेक्ट करके उन तीनों केसेस को आपस में ज्वाइंट करके सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट वगैरह सुनाएगी। और साथ साथ में इसी उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक AI चैट बॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सुसहाय। हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है सुसहाय की बात करें तो सुसहाय नाम से AI चैट बॉट भी लॉन्च किया गया जो लोगों को अदालती सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, वन केस वन डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन केस जैसे नाम से पता लग रहा है, तीनों का आपका क्या है, तीनों का मिलाकर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, तीनों को मिलाकर वन केस, और इसी वन केस का पूरा एक डाटा कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे यदि हम लोग देखें तो आगे आपका सेकंड बैरियर फ्री टोल प्लाजा, इसमें यदि हम लोग बात करें तो दिल्ली जो है, दिल्ली का जो NCR वाला एरिया है, दिल्ली का जो NCR वाला एरिया है वहाँ पर पहला और देश का दूसरा बैरियर लेस टोल सिस्टम शुरू हो गया है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो जो आपका नितिन गडकरी, जो आपके केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने मुंडका बक्कर वाला टोल, एक टोल है जो कि NCR में पड़ता है, मुंडका बक्कर वाला टोल, वहाँ पर इसकी शुरुआत की। और इस व्यवस्था में क्या किया गया, इस व्यवस्था में ये बोला गया है कि जो आपके गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उनको टोल टैक्स पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ये जाएंगी तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कैनर्स होंगे, फास्ट टैग होंगे, जिनसे ईजिली स्कैन होकर यहाँ से आपकी गाड़ियाँ वगैरह जा पाएंगी।
और यहाँ पर जब आपका स्कैन हो जाएगा तो पेमेंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ट्रैफिक जाम वगैरह है वो जाम वगैरह इसमें नहीं लगेगा और पेट्रोलियम की भी बचत होगी और साथ साथ में प्रदूषण की भी कमी होगी। चलिए आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की यदि हम लोग बात करें तो एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है जो कि आपके भारतीय विद्यार्थियों के लिए, और न केवल विद्यार्थियों बल्कि जो भी आपके एस्पिरेंट्स आपके गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि नीट का पेपर कैंसिल कर दिया गया। एक बार फिर सरकार की नाकामी हमें नज़र आई और साथ साथ में जो नीट पेपर है वो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, एनटीए एजेंसी करवाती है और इस एनटीए एजेंसी की नाकामी हमें फिर से देखने को मिली। और ये ऐसा बोला गया कि इससे पहले भी 2-3 बार आपके जो है नीट पेपर कैंसिल हो चुके थे, 2024 का, 2022 का भी, अब ये 2026 की बारी आई, इसमें भी आपका जो नीट का पेपर है वो कैंसिल देखने को मिला। हुआ क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो राजस्थान में आपके क्या हुआ था, आपका जो गैस पेपर है वो एक हॉस्टल में बांटे गए थे और ऐसा बोला जाता है कि जो आपका उन गैस पेपर में से बायो वाला पार्ट है उसमें 90 में से 90 क्वेश्चन हूबहू आ गए, सेम क्वेश्चन। वहीं पर बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में से आपके 45 में से 45 क्वेश्चन हूबहू आ गए और साथ में बात करें तो आपके तो 45 में से 45 क्वेश्चन आपके समझ, यानी 135 क्वेश्चन आपके लगभग क्या हो गए, एज इट इज़ आ गए। तो ऐसे में जो लोग बेचारे जो मेहनत करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी धोखेधड़ी वाली बात है और ये आपके कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंताजनक बात है और ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि नीट से क्या बनते हैं, नीट से बनते हैं डॉक्टर। और यदि इन धोखाधड़ी, इन धांधलियों के जरिए कोई डॉक्टर बनेगा तो किस तरह का ट्रीटमेंट कर पाएगा, किस तरीके का इलाज कर पाएगा लोगों का, ये सोचने वाली बात है। और यदि नीट की बात करें और एनटीए की बात करें तो एनटीए एजेंसी के ऊपर लगातार क्वेश्चन मार्क उठा रहा है कि ये जो है आपके एनटीए है ये आपके ठीक तरीके से पेपर वगैरह नहीं करवा पा रही है। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, सरकार को इसमें कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कुछ कड़े नियमों को बनाना चाहिए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के साथ में आपके कोई भी घाटा उनका ना होने पाए। और वहीं पे बात करें आरपीएससी में तो आरपीएससी में भी जो प्राध्यापक कृषि विज्ञान परीक्षा हुई थी उसमें भी आपके करप्शन देखने को मिला, पेपर लीक देखने को मिला। तो देखिए सबसे बड़ी अगर बात करें तो इंडिया की एक विडंबना यही है कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पहले तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं और एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे में एक बेचारा जो गरीब अभ्यर्थी जो कि आपके दिन रात मेहनत करता है, कई गरीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि दिन में मजदूरी करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, खेतों को बेच कर पढ़ाई करते हैं, उन बेचारों के लिए एक बहुत ही बड़ी एक बहुत बड़ी मार होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर से लोगों का जो विश्वास है वो हटता है और लोगों को क्या होता है, लोगों को कहीं ना कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा जो है उदासी लोगों के अंदर देखने को मिलती है और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है। हालांकि ऐसा बोला गया है कि नीट के पेपर की जो नेक्स्ट डेट है उसको जल्दी डिसाइड किया जाएगा, पर क्या गारंटी है कि भाई वो भी आपका लीक नहीं होगा, है ना, सोचने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अब इसमें दूसरी न्यूज़ की तरफ देखें तो दूसरी न्यूज़ आपका है कि सन विल नॉट सेट फॉर 84 डेज। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपकी थोड़ा जोग्राफिकल टर्म है। इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि जो आपका कैलिफोर्निया वाला एरिया है ना अमेरिका में, कैलिफोर्निया में आपके कौन सा है, अलास्का, जो कि ऐसा बोला जाता है जो कि अमेरिका का सबसे नॉर्दर्न सिटी है अलास्का में क्या हुआ, अलास्का के उत्काईग्विक, ये नाम याद मत रखिएगा, बस अलास्का याद रखिएगा। अलास्का में क्या हुआ, अलास्का में सूरज अगले 84 दिनों तक अब अस्त नहीं होगा, यानी कि सेट नहीं होगा। सन जो उग चुका है वो 84 दिनों तक वहाँ पर रहेगा। और बीते शनिवार को यहाँ सीज़न का आखिरी सूर्यास्त देखा गया। अब 2 अगस्त तक यहाँ दिन और रात का सामान्य चक्र नहीं होगा बल्कि हर समय यहाँ पर रोशनी बनी रहेगी। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो इसके लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें थोड़ी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ कहीं ना कहीं क्या है, वो अर्थ बेसिकली अगर बात करें तो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और झुकी होने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, जो आपकी सन रेज है वो सीधी नहीं पड़ के कैसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, है ना। और तिरछी पड़ने की वजह से क्या होता है, अलग अलग हिस्सों की जो सूरज की रोशनी है वो अलग अलग मात्रा में मिलती है। और ऐसा बोला जाता है कि जब आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में
सूर्य सूर्य जो होता है वो झुक जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर कई दिनों तक जो सूरज है उसकी रोशनी जो है रोशनी उसकी नहीं आती है, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल में आपको क्या देखने को मिलता है, आर्कटिक सर्कल में रात देखने को मिलती है। और जहाँ पर सनरेज पड़ता है, ये सन आपका अगर झुक गया तो झुकने से क्या हो गया, जैसे आपका ये ग्लोब है अगर यहाँ से ये झुक गया और सनरेज यहाँ पड़ रही है तो डायरेक्टली पड़ेगी। डायरेक्टली पड़ने की वजह से जो आपका अंटार्कटिक वाला एरिया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको दिन देखने को मिलता है और वहीं पर आपके 84 डेज के लिए आपके जो सनराइज़ है वो होता है, क्योंकि सन जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। झुकने की वजह से सूर्य की किरणें सीधे वहाँ पर डायरेक्ट जाती हैं, जबकि ये नीचे वाला जो एरिया साउथ सदर्न पोल वहाँ पर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जो है रात को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे एक स्कीम है जिसका नाम है वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी की यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपके केंद्र सरकार ने जो आपके सोमवार को क्या किया, एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है वीबीजी रामजी। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पहले जो आपको चला करती थी मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, मनरेगा की जगह पर अब एक नया स्कीम चलाया जाएगा वीबीजी रामजी। इसका फुल फॉर्म होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसमें बोला गया मनरेगा में क्या होता था, 100 डेज की आपको गारंटेड क्या होती थी, 100 डेज की गारंटेड आपको रोजगार दिया जाता था। पर जो आपका वीबीजी रामजी है इसमें क्या बोला गया, 125 डेज का दिया जाएगा। ठीक है, और केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने सोमवार को कहा कि योजना में मनरेगा के सभी नियम लागू रहेंगे और 1 जुलाई तक उसमें जुड़े अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। तो ये स्कीम है, स्कीम को आप लोग याद रखिएगा, वीबीजी रामजी। इसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, चलिए तो ये आपके आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आज करंट अफेयर्स में बस इतना ही है, और करंट अफेयर में आज आपके थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ थी तो मैंने उसको न्यूज़ को कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी से रिलेटेड ही है, वो है आपका एमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। यदि बात करें हम लोग एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट तो 3 तरीके के एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट पाए जाते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। एक होता है आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट एमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। 360 आपकी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 352 कब होता है, जब आपके कोई वॉर वगैरह हो या कोई बाहरी आक्रमणकारी आ रहे हों या फिर आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि इंडिया के अंदर आपके हथियार विद्रोह वगैरह हो गया हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके बेसिकली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर प्रेसिडेंट कर सकता है। और जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो उस टाइम पर आपका आर्टिकल 19 क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और सारा जो कंट्रोल वो स्टेट से निकल कर किसके हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में। ठीक है, दूसरा देखें तो आर्टिकल 356 ये स्टेट से रिलेटेड है आपका। जब स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन विद्रोह वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और स्टेट में आपके कह सकते हो कि हिंसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो गवर्नर प्रेसिडेंट को अपील करता है कि भाई आप अपने रूल इस स्टेट का रूल अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अब ये स्टेट आपके सीएम के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और इसे प्रेसिडेंट रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रूल है, स्टेट का रूल है, वो डायरेक्टली किसके हाथ में आ जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में। आर्टिकल 360 की बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टेट है जहाँ पर आपका फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल लॉस होने लग गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में आपके आर्टिकल 360 लागू होता है वहाँ पर, और वहाँ पर भी जो सारी पावर्स है प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस है। ऐसे नहीं कि आपके प्रेसिडेंट जब चाहे तब आपका इमरजेंसी पावर डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ आपके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सबसे पहले रिटन कंसेंट, यानी प्रेसिडेंट केवल तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब उसे यूनियन कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसका रिटन फॉर्म में उसको एडवाइस दिया गया कि भैया आप प्लीज़ आप अपना जो भी पावर है, प्रेसिडेंट पावर, इमरजेंसी पावर, उसका इस्तेमाल कीजिए और
प्रेसिडेंट रूल आप लागू कीजिए, तभी ये रिटन कंसेंट जो है आपका बन सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी होना ज़रूरी है, यानी कि जो आपका इमरजेंसी लागू होने वाला है उसके लिए क्या हो, उसके लिए आपके पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फॉर नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो उसके 1 मंथ के अंदर आपको पार्लियामेंट में विथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, यानी कि 2/3 की मेजोरिटी के साथ में आपको ये मतलब मानना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ कराना पड़ेगा कि हाँ भाई जो आपकी इमरजेंसी लगी थी वो बिल्कुल ही सही थी। और नेशनल लेवल पर तो 1 मंथ होता है, पर यदि स्टेट में लगा है तो स्टेट इमरजेंसी के 2 महीने बाद में आपको 2/3 मेजोरिटी आपको मिलनी चाहिए। यदि ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो आपका जो इमरजेंसी पावर है वो आप लागू नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करें ड्यूरेशन, तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 महीने तक 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। और प्रेसिडेंट्स रूल यानी जो स्टेट्स रूल है, स्टेट इमरजेंसी है, वो आपके लास्ट 3 ईयर तक आपके बढ़ाया जा सकता है, पर 3 ईयर के बढ़ाने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है। और नेशनल इमरजेंसी आपके लगभग 6 मंथ तक, ये याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ, प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक विथ द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। पर आपकी अगर बात करें तो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर इमरजेंसी पावर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपकी जो चर्चाएं चली थी वो चली थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो आपके इंदिरा गांधी उन्होंने कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी पावर है उसका गलत यूज़ किया था। और इसके अगेंस्ट में आपके एक लीडर थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इसका विद्रोह भी किया था, जनता दल से थे और इन्होंने इसका विद्रोह भी किया था, है ना, इन्होंने इसका विद्रोह भी किया था। इस विद्रोह के बाद में आपके एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे हम लोग कहते हैं 44th अमेंडमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। 44th अमेंडमेंट की यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपके बेसिकली सेफ गार्ड सच एज रिप्लेसिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे रिप्लेस कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन से। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि जो आपको वर्ड था पहले कि भाई देश में कोई स्ट्राइक चल रही है, कोई आपका लेबर वर्कर है वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब बोला अब ऐसा नहीं होगा, यदि आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, कोई हथियार वगैरह लेकर चल रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, तभी आप 44th अमेंडमेंट डिक्लेयर कर, तभी आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा आप नहीं कर सकते, है ना। तो आइए 44th अमेंडमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसकी यदि हम लोग बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया जनता पार्टी गवर्नमेंट, है ना, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पर ये 44th आपका अमेंडमेंट लाया गया था, जिस टाइम पर आपके पीएम थे मुरारी जी देसाई थे। और उन्होंने 1975 में जो आपको ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे उसी को सुधारने के लिए किया गया था। अब इसमें कुछ प्रोविजंस थे वो देखिए। सबसे पहला, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसमें से आपके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 91F जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था उसको हटा दिया गया। और साथ साथ में आपके क्या बोला गया, साथ साथ में आर्टिकल 300A ऐड किया गया, जिसमें आपके ये बोला गया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज़ ए लीगल राइट, एक लीगल राइट है आपका, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा बोला गया नेशनल इमरजेंसी सेफगार्ड्स, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया आर्टिकल 352 में, है ना, जो आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है। अब तीसरी बात करें तो तीसरा जो था आपका वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसमें ये बोला गया क्या कि यदि आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इसमें आप आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको आप नहीं सस्पेंड कर सकते, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर तो आपके हालांकि ये तो अभी चेंज हो गया है, पर यदि हम लोग देखें तो 44 अमेंडमेंट में आपके क्या कर दिया गया, 5 साल के लिए कर दिया गया, है ना, चेंज अभी नहीं हुआ है, चेंज वही है। 44th अमेंडमेंट में 5 साल के लिए कर दिया गया, जबकि 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आपके 6 साल के लिए कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको बाद वापस से 5 साल के लिए कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें तो इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका 44th अमेंडमेंट में ही जुडिशियल पावर को रिस्टोर किया गया, यानी रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कर्ब द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी केस होंगे उसमें पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना। और मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर फाइनल सर्टेन एक्शन, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, कई ऐसे सारे केस है जहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। और कैबिनेट रिकंसिडरेशन,
इसमें आपके जो प्रेसिडेंट है उसको एम्पावर किया गया कि यदि वो चाहे तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट के एडवाइस को क्या कर सकती है, वापस रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकती है। पर यदि दोबारा कैबिनेट उसको भेजती है तो क्या करेगा, एडवाइस बिकम बाइंडिंग, यानी दोबारा अगर भेजती है तो दोबारा उसको मानना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे लास्ट है वो है राइट टू रिपोर्ट, यानी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए बोला गया, यानी कि आप पार्लियामेंट्री में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी सारी जो भी चर्चाएं चल रही है वो सारी रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आपके इंटरनल बातें भी होती है जिनको आप पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये था आपका आज का वीडियो और स्टैटिक जीके 44 सेकेंड अमेंडमेंट। इस वीडियो को आप देखिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और जल्दी आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको जैसा बोला है कि जल्दी आपके जैसे ही आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आपके 12th क्लास की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए इस चैनल पर आपको और ज़्यादा करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड आपको वीडियोस वगैरह देखने को और ज़्यादा मिलेंगी। और ये चैनल कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसे लगी आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल को, यदि चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।